हेलो बच्चों, आज की क्लास में मैं आपको एक बहुत ही सिंपल टॉपिक सिखाऊंगा जिसमें से क्वेश्चन आने के बहुत चांसेस होते हैं। केमिकल काइनेटिक्स का ये टॉपिक है और टॉपिक का नाम है ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन कैलकुलेट करना। ऑर्डर कैलकुलेट करेंगे किस रिएक्शन के लिए? कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए, और उसका मैकेनिज्म यूज करके। तो सबसे पहले समझते हैं कि कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होता क्या है और किस तरीके से मैकेनिज्म को यूज करेंगे ऑर्डर कैलकुलेट करने के लिए। आइए देखते हैं फटाफट। देखिए, काइनेटिक्स के अकॉर्डिंग रिएक्शन दो टाइप की बताई गई हैं, टाइप्स ऑफ रिएक्शन। अब भाई दो टाइप की कौन सी हैं? नॉर्मली एक को है बोलते हैं कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, और जो दूसरे टाइप की है बेटा उसे बोलते हैं एलिमेंट्री रिएक्शन। दोनों रिएक्शन को ध्यान से समझा है। वैसे आज की क्लास में फोकस पूरा इस टाइप की रिएक्शन पे रहेगा। एलिमेंट्री बहुत सिंपल है। एलिमेंट्री का मतलब होता है सिंगल स्टेप रिएक्शन। और जबकि जो आपकी यहां पे मैंने लिखी है कॉम्प्लेक्स, इसका मतलब होता है भाई मल्टीपल स्टेप रिएक्शन। ठीक है, मल्टीपल स्टेप मतलब एक से ज्यादा स्टेप में रिएक्शन होगी। मान लेते हैं कि कोई रिएक्शन है जिसमें हमारा रिएक्टेंट प्रोडक्ट में बदल रहा है। ये रिएक्शन है, रिएक्टेंट हमारा प्रोडक्ट में बदल रहा है। अब ये रिएक्शन लेकिन एक स्टेप में नहीं खत्म हो रही। अगर मैं कहूं कि भाई इसका स्टेप जो 1 है वो कुछ इस तरीके से है कि रिएक्टेंट पहले ए बनाता है कुछ। अब ये बीच में जो ए बन रहा है, हालांकि ये देखो प्रोडक्ट में नजर नहीं आ रहा, तो फिर अगले स्टेप में यही जो आपका ए है ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। मतलब आप देख सकते हैं कि दोनों स्टेप को ऐड करने पर हमें रिएक्शन तो मिल रही है, लेकिन ये जो आपका बीच में ये जो मटेरियल बन रहा है ये क्या है? तो इसको बोलते हैं इंटरमीडिएट। क्या बोलते हैं? इंटरमीडिएट। अब ये इंटरमीडिएट रिएक्शन में बनता है, मतलब एक सब्सटेंस कह सकते हो, एक ऐसा मटेरियल है जो रिएक्शन के दौरान फॉर्म हुआ और उसके बाद वहीं पे रिएक्शन में ही कंज्यूम हो गया। जबकि उस केस की अगर बात करें, एलिमेंट्री में सिंगल स्टेप रिएक्शन है तो आपकी वो रिएक्शन सिर्फ एक ही स्टेप में खत्म हो जाएगी। अब वो रिएक्शन धीरे चल रही हो, मतलब वो स्टेप उसका धीरे हो या फास्ट हो, जैसा भी है, लेकिन उसी पे रेट क्या करेगी? डिपेंड करेगी। सो यही आपका क्या होगा? रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। कहते हैं ना कि अगर हमें किसी चीज की रेट निकालनी है तो रेट जनरली कुछ एक स्टेप पे डिपेंड करती है। तो भाई यहाँ पे तो एक ही स्टेप है, तो यही इसका स्लो है और यही इसका फास्ट है, तो यही क्या होगा? रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, किसकी स्पीड पता करने के लिए। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम होगी, यहाँ पे जब एक से ज्यादा स्टेप है तो हमें ये पता होना चाहिए कि कौन सा स्लो स्टेप है और कौन सा फास्ट। जनरली अगर बात की जाए, सपोज मैंने कहा कि पहला वाला स्टेप जो है वो आपका स्लो है और दूसरा वाला आपका स्टेप फास्ट है। मैकेनिज्म में आपको ये चीज बता दी जाती है, प्रैक्टिकली ऑब्जर्व्ड होता है कि कौन सा स्लो स्टेप है और कौन सा फास्ट है। तो नॉर्मल सी बात है, अगर मुझे रिएक्शन की स्पीड निकालनी है, मतलब मुझे उसकी रेट निकालनी है, तो मुझे ये पता होना चाहिए कि कौन सा स्टेप स्लो है। क्योंकि नॉर्मल सी बात है, आपके दोनों स्टेप जब तक नहीं होंगे तब तक तो खैर रिएक्शन पूरी नहीं होगी, बट जो स्लो स्टेप है वो बड़ा धीरे धीरे चल रहा है, तो स्लो स्टेप पे ही सारे के सारी रेट क्या है? डिपेंड करती है। मतलब ये होता है कि जो आपका स्लो स्टेप है इसे हम बोलते हैं रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। नॉर्मली शॉर्ट फॉर्म में ऐसे करके लिख दिया जाता है। तो ध्यान देना, जब भी कभी किसी रिएक्शन में मल्टीपल स्टेप है, मतलब कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, तो उसका जो सबसे धीरे चलने वाला स्टेप होता है वही आपका क्या है? रेट को डिफाइन करता है, डिटरमाइन करता है रेट के लिए। तो नॉर्मल सी बात है, आपको पता है। फिर यूजिंग दिस स्टेप, मतलब यूजिंग RDS लिख सकता हूं यहां पे, रेट लॉ। should be right या should be written। ठीक है, तो देखते हैं। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में जनरल केस होता है, जब भी आपको दो या दो से ज्यादा स्टेप पे रिएक्शन हो तो RDS जो होता है आपका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, उसके बेसिस पे ही आप क्या करेंगे?
रेट लॉ लिखेंगे। तो फटाफट देखते हैं रेट लॉ कैसे लिखते हैं और फिर यहीं से हम लोग कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि एलिमेंट्री हमें इस केस में नहीं पढ़नी है। तो ध्यान से देखिएगा रेट लॉ कैसे लिखा जाता है। रेट लॉ लिखने का तरीका क्या है, रेट लॉ एक्सप्रेशन पूरा बोलते हैं इसे। और कैसे लिखा जाता है, रेट इज इक्वल रेट कांस्टेंट और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। सपोज ये रिएक्शन थी तो एक ही रिएक्टेंट है यहाँ पे, रेज टू दी पावर, कुछ ये पर्टिकुलर पावर होती है, आपको पता होगा कि इस पावर को ही क्या बोलते हैं, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ठीक है, ये रिएक्शन का शॉर्ट फॉर्म है, नहीं तो पूरा लिखते हैं इसे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि अगर एक से ज्यादा अगर आपको दे रखे हो रिएक्टेंट्स, सपोज फॉर द रिएक्शन A plus B गिविंग यू अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट, और इसके लिए रेट लॉ लिखा जाए, तो रेट लॉ लिखने का तरीका क्या हुआ, ये हटा देता हूं मैं यहां से। रेट, यहां पे आपके दो रिएक्टेंट हैं तो आप दोनों के लिए रेट लॉ ऐसे लिखेंगे। अपनी मर्जी से आप अल्फा बीटा ए बी या कुछ भी लेट कर सकते हैं, एक्स वाई। तो यहाँ पे जो ऑर्डर होगा वो इन दोनों के सम के बराबर होगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ठीक है, तो फटाफट देखते हैं कि रेट लॉ कैसे लिखना है और रेट लॉ के थ्रू ऑर्डर कैसे निकालना है। हमारी आज की क्लास का टारगेट होगा ऑर्डर डिटरमाइन करना। तो जैसा कि आपने देखा यहाँ पे मैं जो एग्जांपल आपको दे रहा था, इसमें आरडीएस कौन सा है आपका, ये वाला स्टेप है। तो यहाँ पे जो भी रिएक्टेंट है आपका, उसके आगे जो रिएक्टेंट है उसके आगे जो भी नंबर है, मोस्टली वही पार्टिकल्स रेट डिफाइन करने में क्या आ रहे हैं, काम आ रहे हैं। तो यही आपका ऑर्डर होता है और इसका रेट लॉ लिखा जाएगा कुछ इस तरीके से। देखिए यहाँ पे 1 है, कुछ भी नहीं लिखा तो 1 होता है, तो इसका मतलब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हुआ, 1 हो जाता है। तो इस तरीके से मैं आपको एग्जांपल कुछ देता हूं और आप इस चीज को चेक कर लें एक बार। हाँ बच्चों, तो देखो हमारे सामने एक बहुत अच्छा एग्जांपल है। इस टाइप के एग्जांपल मोस्ट कॉमनली होते हैं, तो आपको करना है, देखो कैसे। नॉर्मल सी बात है, हमसे क्या पूछ रहा है, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन पूछ रहा है और हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है ये वाली। उस कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का हमें मैकेनिज्म प्रोवाइड कर रखा है। अब हमें करना क्या है, सिंपल, देखो सबसे पहले बाय यूजिंग रिएक्शन, जो नॉर्मल रिएक्शन हमें दे रखी है, सबसे पहले आप उसे ध्यान दो, ये वो रिएक्शन दी है। अब इस रिएक्शन में ये एक रिएक्टेंट दिख रहा है आपको, तो अब मान लीजिए हमारा जो लेट द रेट लॉ, आपको पता है जो रेट लॉ हम लेट कर रहे हैं वो आपका है कुछ ऐसा, रेट इज इक्वल रेट कांस्टेंट, आपको सबको लिखना आता होगा है ना, रेट कांस्टेंट और फिर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, तो रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन ये। अब हमें ये नहीं पता कि इस पे पावर क्या है, क्योंकि वही तो हमें कैलकुलेट करना है। तो हम क्या, वैसे तो यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, बट आपको ये चीज बहुत अच्छे से पता होगी, किसी रिएक्शन, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की बात करें तो डायरेक्ट उस रिएक्शन में जो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट ओवरऑल रिएक्शन में दिया है, हम वो पावर में नहीं लगा सकते, क्योंकि रेट लॉ जो होता है वो प्रैक्टिकली डिटरमाइन किया जाता है। यानी कि यहाँ पे आप क्या करें, आप इसको कंसीडर कर लें, मान लें कि अल्फा है ऑर्डर, तो अब इसी अल्फा की जो है हमें वैल्यू निकालनी है, वो आपका आंसर होगा। अब मैकेनिज्म कैसे यूज करना है, तो ये आपका रेट लॉ आपने कैसे लिखा, रिएक्शन को यूज करके। तो अब आप देखिए, यूजिंग आरडीएस, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप ऑफ मैकेनिज्म। अब मैकेनिज्म की आप हेल्प लीजिए। तो मैकेनिज्म में आपका स्लो स्टेप ये रहा, सेकंड स्टेप। अब स्लो स्टेप के बेसिस पे आप क्या करें, स्लो स्टेप के बेसिस पे आप रेट लॉ लिखिए। तो अब रेट लॉ इसके बेसिस पे कैसा होगा, तो देखिए रेट इज इक्वल रेट कांस्टेंट, यहाँ पे 2 पार्ट्स हैं, मतलब 2 रिएक्टिंग स्पीसीज दिखाई दे रही हैं, तो एक आपका NO2 और एक आपका NO3। बस ये ध्यान रखिएगा, स्लो स्टेप में जो भी यहाँ पे नंबर आपको नजर आ रहा है, ठीक है, जो भी यहाँ पे नंबर होगा, जो भी यहाँ पे बैलेंसिंग कोफिशिएंट यहाँ पे लगा होगा, वही आप पावर में ले जाएंगे। क्योंकि स्लो स्टेप में क्या होता है, नॉर्मल सी बात है, जो भी आपके कोफिशिएंट्स है एक्चुअली वही आपके रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं और वो रेट को डिफाइन करने में मदद कर रहे हैं। तो यहाँ पे दोनों में मैंने क्या लगाया, 1 1,
लेकिन अगर मैं ध्यान से देखूं तो इस हिसाब से अगर दोनों में 1 लगा तो मैं कहूंगा कि ऑर्डर 2 है, लेकिन नहीं, आपको क्या करना है, अब अपनी मेन रिएक्शन देखो, ये आपकी मेन रिएक्शन का रेट लॉ है और ये आपका आरडीएस स्टेप को यूज करके आपने रेट लॉ लिखा है। दोनों में कंपेयर करो, क्या आपको दिख रहा है कि यहाँ पे तो मेन रिएक्टेंट है लेकिन यहाँ पे कंपैरिजन करने पर रिएक्टेंट नहीं नजर आ रहा है, तो भाई ये तो गड़बड़ हो रही है, क्योंकि रेट लॉ में मेन रिएक्टेंट होना चाहिए, ये मेन रिएक्टेंट इसका मतलब नहीं है, ये इंटरमीडिएट्स हैं। मेन रिएक्टेंट तो यहां दिखाई दे रहा है, फास्ट वाले स्टेप में दिखाई दे रहा है, तो ये क्या है, इंटरमीडिएट। आपको हटाना होगा इनको यहां से, उसके बाद आपको इस तरीके से रेट लॉ बनाना है जिससे कि आपको मेन रिएक्टेंट देखने को ही मिले। तो आपको करना क्या है, छोटा सा काम करना है, क्योंकि सीधा क्वेश्चन नहीं आता कि रेट लॉ आपने देखा, स्लो स्टेप देखा और रेट लॉ सीधा लिख दिया, आपका आंसर आ गया। बहुत रेयर होता है ऐसे क्वेश्चन देने में का, अब थोड़ा सा लेवल आपका ढंग का होता है, बड़ा होता है थोड़ा सा। तो देखो, हाँ, तो बेटा हम लोग क्या करेंगे, हम इनकी वैल्यू निकालेंगे यूजिंग द इक्विलिब्रियम स्टेप। ये देखो इक्विलिब्रियम स्टेप दे रखा है ना, तो इन दोनों की वैल्यू आप इस स्टेप को यूज करके निकालो। तो किस तरीके से निकालें, तो फटाफट देखो, इसको मैं यहां पे सॉल्व करूंगा। तो देखो, यूजिंग इक्विलिब्रियम स्टेप, तो इक्विलिब्रियम स्टेप में अगर मैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालूं, दिस इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ठीक है। तो अगर मैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालूं तो कैसा होगा, आपको पता है ये आपके प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन ऊपर रहती है और जो आपका यहाँ पे रिएक्टेंट दे रखा है इसकी कॉन्सेंट्रेशन नीचे। अब आप इनकी वैल्यू निकालेंगे तो ऐसे लिख देंगे, ये देखिए, ये आपका इस तरीके से आंसर आएगा। अब ये जो दोनों आपको एज इट इज रखना है, किसी एक की नहीं निकालनी, दोनों का मल्टीपल चाहिए। तो अब जस्ट इन दोनों की जगह इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, मैं मार्कर बदल लेता हूं, ठीक है। तो ये आपका अब हुआ 10, रेट लॉ क्या हो जाता है, के, इसकी जगह मैं ये रख सकता हूं, के इक्विलिब्रियम N2O5। ये दोनों कांस्टेंट टर्म है, ये दोनों आपके कांस्टेंट टर्म है, तो ये हो जाता है के डैश में से लिख दूं, ठीक, ये दिखाई दे रहा होगा आप सबको। यहां पे मैं के डैश लिख देता हूं, इन दोनों का मल्टीपल, और ये रहेगा N2O5। अब आपके सामने जो ये लिखा हुआ है, जो ये एक्सप्रेशन लिखा है यहाँ पे, इस एक्सप्रेशन को अब आप कंपेयर कीजिए अपने ये वाले एक्सप्रेशन से जो आपने पहले लिखा हुआ था, इन दोनों को आप कंपेयर कीजिए। तो ऑन कंपैरिजन आप देख सकते हैं अब रिएक्टेंट है, ये आपकी रेट कांस्टेंट ही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऑन कंपैरिजन में जो देखिए, जो यहाँ पे पावर है, यहाँ जो पावर रहेगी 1, जो वो आपकी अल्फा हो जाएगी। तो इसका मतलब ऑर्डर क्या होगा रिएक्शन का, ऑर्डर क्या होगा, इट इज 1। एक बार बहुत अच्छे से इस चीज को समझ लें और चेक कर लें एक बार, आप लोग ध्यान से देख लीजिए और उसके बाद आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। हाँ बच्चों, तो देखो एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल है, फटाफट देखते हैं कि फाइंड आउट द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू ओजोन। O3 के रिस्पेक्ट में हमें ऑर्डर निकालना है, रिएक्शन हमें प्रोवाइड कर रखी है और मैकेनिज्म भी दिया है। तो फटाफट करते हैं। सबसे पहले कैसे बताया, किस तरीके से करना है स्टार्ट आपको, बाय रिएक्शन अगर देखा जाए तो आप सबसे पहले देखिए रेट लॉ कैसे लिखेंगे, रेट लॉ, रिएक्शन को यूज करके रेट लॉ लिखिए। तो रेट इज इक्वल रेट कांस्टेंट, रिएक्टेंट ओजोन है और आप ऑर्डर मान लेंगे इसका अल्फा, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, यूजिंग आरडीएस, इनमें से देखिए कौन सा सिंपल आपका स्लो स्टेप रिएक्शन, ये वाली है। तो आप इसके बेसिस पे रेट लॉ लिखो, रेट इज इक्वल रेट कांस्टेंट, आपके सिस्टम में आ रहा है ओजोन, इसकी पावर 1 रहेगी, 1 है, और आपके इसमें आ रहा है नेसेंट टॉक्सिन, सिंगल एटम ऑफ ऑक्सीजन है, ठीक। तो ये इस तरीके से है। अब आप कंपेयर कीजिए, तो कंपैरिजन करने पर भाई इसमें आपका इस तरीके से ये जो एटॉमिक फॉर्म में ऑक्सीजन है वो नहीं दिया हुआ है, तो इसका मतलब ये क्या हुआ, इंटरमीडिएट है आपका, ये क्या है, इंटरमीडिएट है। अब ऐसे में इंटरमीडिएट की वैल्यू निकालो और उसके बाद इसको यहाँ पे प्लेस कर दो। तो इंटरमीडिएट की वैल्यू कैसे निकलेगी जरा चेक करो, यस, जो ऊपर इक्विलिब्रियम स्टेप दे रखा है उसको देखो, यूजिंग इक्विलिब्रियम स्टेप
तो इक्विलिब्रियम स्टेप में आप एक बार इसके वैल्यू निकालें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की। तो कैसे निकलेगा, बिल्कुल सेम है जैसे आपने पीछे किया, बस आपको एक आइडिया हो जाएगा कि कैसे इस टाइप के क्वेश्चन करने हैं। आपको सिर्फ ओ की वैल्यू चाहिए यहाँ पे, है ना, ओ के लिए आंसर चाहिए सिर्फ। तो ओ का आंसर देखिए क्या हो जाएगा, के इक्विलिब्रियम O3 और ये आपका O2, चेक करें एक बार ढंग से, और बस ये वैल्यू उठा के आप यहाँ पे रख दीजिए। तो देखो रेट इज इक्वल रेट कांस्टेंट O3 यहाँ पे ओजोन, अब इसकी जगह वो वैल्यू रखेंगे के इक्विलिब्रियम O3 आपका और डिवाइड बाय O2, जिसमें आप देख सकते हैं जो ये के और के इक्विलिब्रियम है ये दोनों मल्टीपल हो जाएंगे, रेट कांस्टेंट देंगे और आपके पास ये O3 का स्क्वायर रहेगा, इन दोनों का मल्टीपल, और नीचे आपका ये रहेगा O2, नीचे आपका ये रहेगा O2। ध्यान से देखिए O2 आपका नीचे इस तरीके से रहेगा, तो ये आपका रेट लॉ। अब इसको ठीक से अरेंज कर दो, आप अरेंज कर दें इसे। तो जब इसको आप अरेंज करेंगे, ये आपका, मैं यहाँ लिख देता हूँ इस जगह, रेट इज इक्वल, इसको रेट कांस्टेंट के डैश नाम दे देते हैं, और ये आपका O3 का स्क्वायर रहेगा, और ये जो O2 है अगर आप इसको ऊपर की तरफ लिखेंगे तो रेसिप्रोकल। फिर आप इस वाले हिस्से को आपने जो पहले लिखा हुआ था रिएक्शन का, अब कंपेयर कर सकते हैं, इसको इससे कंपेयर करें तो आप देख सकते हैं कंपैरिजन बेसिस पे आप देख सकते हैं आपका कोई भी इंटरमीडिएट, पहले इसमें इंटरमीडिएट बीच में आ रहा था, आपको इंटरमीडिएट आपके रेट लॉ में नहीं आना चाहिए। हालांकि यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके रिस्पेक्ट में, यानी कि O3 के रिस्पेक्ट में ऑर्डर कितना है वो तो आंसर मिल चुका है, ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू O3 कितना है, इट इज 2, ये आपका फाइनल आंसर है। लेकिन अगर क्वेश्चन में पूछा जाता कि ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में ऑर्डर कितना है तो आप -1 आंसर देते, कितना देते, -1। ओवरऑल अगर मैं ऑर्डर की बात करता तो ये आप देख सकते हैं 2 - 1 यानी कि 1 हो जाता। चेक कर लें एक बार और अच्छे से समझ लें इसे। देखो बच्चों बहुत ही सिंपल क्वेश्चन सामने लिखा हुआ और ये प्रीवियस ईयर का मेंस का क्वेश्चन है, तो आप देख सकते हैं बहुत ध्यान से कि क्या पूछ रहा है। आपके बाएं हाथ का खेल होगा इस सवाल को करना। देखो लिखा हुआ है कि एक रिएक्शन दे रखी है, ये हमें सामने एक रिएक्शन दी है भाई, Cl2H2S जो भी बन रहा है आप देख सकते हैं फटाफट, ये सब कुछ प्रोवाइड किया रहेगा आपको। तो कहता है कि इस रिएक्शन का रेट लॉ दे रखा है, इस रिएक्शन का देखो ये रेट लॉ यानी रिएक्शन की जो रेट की इक्वेशन है ना, जिसे रेट इक्वेशन भी बोल सकते हैं, तो रेट लॉ एक्सप्रेशन यानी कि हमें रेट इक्वेशन दे रखा है और इससे साफ पता लग रहा है कि रेट Cl2 पे भी डिपेंड कर रही है और H2S पे भी डिपेंड कर रही है, और इसकी भी पावर 1 है, इसकी भी पावर 1 है, मतलब ऑर्डर जो है इसका टोटल 2 है। अब ये क्या कहता है क्वेश्चन में, कहता है विच ऑफ दीज मैकेनिज्म, यहाँ पे 2 मैकेनिज्म दिए A और B, 2 मैकेनिज्म में से कौन सा मैकेनिज्म है, दोनों ही या फिर कोई एक कंसिस्टेंट, मतलब इसको फॉलो कर रहे हैं, किसको, रेट इक्वेशन को। इस रेट इक्वेशन को इनमें से क्या कोई एक फॉलो कर रहा है, क्या ये दोनों ही मैकेनिज्म उस रिएक्शन के रेट को क्या कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपकी ये ऑप्शन है, तो आप देख सकते हैं कि कैसे क्या करना होगा। तो सबसे पहले मैकेनिज्म को देखते हैं, ठीक है। फर्स्ट मैकेनिज्म को यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो भाई यूजिंग फर्स्ट मैकेनिज्म, तो कैसे क्या यूज करना है, वही तरीका यूज करें फटाफट। भाई सबसे पहले तो इस बार तो हमें रेट लॉ दे रखा है, हमें तो प्रॉब्लम ही नहीं है, तो फटाफट सीधा ही आप क्या करें, RDS स्टेप देखें। तो RDS देखो इनमें से स्लो स्टेप कौन सा, पहला ही वाला दे रखा है, तो आपके हिसाब से रेट लॉ क्या होगा, K आपका ये Cl2 की कॉन्सेंट्रेशन H2S की, ये तो सीधा है, तो बिल्कुल ही मैच कर रहा है इससे, तो इसका मतलब ये तो है ही, बिल्कुल बिल्कुल भाई ए मैकेनिज्म जो है बिल्कुल ठीक है, ए इज राइट। ए मैकेनिज्म जो है वो बिल्कुल इस रिएक्शन रेट को फॉलो कर रहा है। ध्यान से देखो, ऐसे ही आप दूसरे मैकेनिज्म को देखें और चेक करें, क्योंकि यहाँ पे ए तो हमारा कंफर्म है, या तो डी होगा सिर्फ, या हो सकता है इनमें से आपका ए वाला ये बी हो, एक बार चेक करना जरूरी है। तो देखिए फटाफट, ये मैं यहाँ से हटा देता हूँ और हम लोग सॉल्व करते हैं मैकेनिज्म बी के लिए, ठीक है। सेकेंड मैकेनिज्म को यूज कर रहे हैं, चेक कर लें फटाफट। सेकेंड वन का RDS स्टेप कौन सा, ये दे रखा है, देखो
RDS के अकॉर्डिंग रेट लॉ आपका क्या बनना चाहिए, क्या बनना चाहिए, KCl2 और ये HS माइनस वाई, ये दे रखा है इन्होंने। अब अगर हम अपने कंपैरिजन करें मेन इक्वेशन से तो Cl2 तो दिखाई दे रहा है लेकिन ये इंटरमीडिएट आ रहा है बीच में, तो आपको इसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो इसकी वैल्यू निकालने के लिए आप कौन सा स्टेप देखेंगे, यस, कौन सा, आपका इक्विलिब्रियम स्टेप। तो निकालो फटाफट वैल्यू इसकी निकालो यूजिंग इक्विलिब्रियम स्टेप। तो इक्विलिब्रियम स्टेप में देखो K इक्विलिब्रियम क्या रहेगा आपका, H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन और HS माइनस की कॉन्सेंट्रेशन डिवाइड बाई H2S, ऐसे लिखेंगे। तो आपको किसकी वैल्यू चाहिए, आपको इसकी वैल्यू चाहिए ना, तो आप यहां से इसकी वैल्यू निकाल लें। ये हो जाएगा K इक्विलिब्रियम H2S और ये आपका नीचे आ जाएगा यहाँ पे, ये हो गया। अब ये जो वैल्यू आपने निकाली है इस वैल्यू को एज इट इज आप यहाँ पे प्लेस कर दें और फिर चेक कर लें रेट लॉ आपका ठीक बैठेगा कि नहीं बैठेगा, ठीक है। तो देखो रेट इज इक्वल KCl2 इंटू ये आपका H2S और नीचे है H प्लस। अब आप देख सकते हैं, आराम से चेक करें तो ये तो कांस्टेंट हो जाएंगे, दोनों फिक्स नंबर होंगे। Cl2 ठीक है, H2S भी ठीक है, लेकिन आपका एक्स्ट्रा में यहाँ पे कौन सा इंटरमीडिएट आ रहा है, आपका एक्स्ट्रा में इंटरमीडिएट आ रहा है H प्लस, जो कि इस रेट इक्वेशन को ये फॉलो नहीं कर रहा है। ध्यान से देखिए, आपकी दी हुई रेट इक्वेशन को आपने जो सेकेंड मैकेनिज्म से रेट इक्वेशन निकाली है वो मैच नहीं हो रहे हैं। इसमें इंटरमीडिएट आ रहा है H प्लस जबकि इसमें नहीं दिया हुआ है। तो इस हिसाब से आपका सिर्फ और सिर्फ कौन सा सही मैकेनिज्म हुआ जो इस रिएक्शन रेट को फॉलो कर रहा है, A। एक बार चेक कर लें और बहुत अच्छे से इसे सीख लें, फटाफट इसे खत्म करें, फिर एक लास्ट एग्जांपल करते हैं। चलिए हटाइए फटाफट। हाँ बच्चों देखो, तो ये जो लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है इसको मैं समझा देता हूँ, फिर आप इसे खुद ट्राई कीजिएगा। बहुत ही सिंपल है, जिस तरीके से भी मैंने बाकी के क्वेश्चन कराए हैं उसी को फॉलो करते हुए कीजिएगा। देखो एक हमें पूरी रिएक्शन दे रखी है ओवरऑल, अब इस ओवरऑल रिएक्शन का हमें ऑर्डर बताना है। तो इसमें दो रिएक्टेंट है, कार्बन मोनोऑक्साइड और क्लोरीन है। हमें 3 स्टेप दे रखे हैं मैकेनिज्म के, जिसमें 2 स्टेप आपके जो है इक्विलिब्रियम है और इक्विलिब्रियम स्टेप जनरली फास्ट होते हैं, ठीक है, तो फास्ट है। और उसका जो स्टेप 3 दे रखा है वो आपका स्लोअर वन है। तो RDS आपका यही स्टेप है, तो आपको इसके अकॉर्डिंग जो है आपका रेट इक्वेशन लिखना है। ध्यान रहे आपके रेट इक्वेशन में आपके रिएक्टेंट्स आने चाहिए। अगर रिएक्टेंट्स नहीं आ रहे हैं, इंटरमीडिएट आ रहे हैं, तो आपको कहीं ना कहीं इक्विलिब्रियम स्टेप से उनकी वैल्यू निकालनी है और उसके बाद इंटरमीडिएट की जगह पे यानी रेट लॉस एक्सप्रेशन में उनको प्लेस करना है और ओवरऑल रिएक्शन में आपके सिर्फ रिएक्टेंट्स ही आने चाहिए। तो इस हिसाब से आप क्या करेंगे, ऑर्डर इजीली कैलकुलेट कर लेंगे। होप कि आप लोगों को ये पसंद अगर आए रिएक्शन का ऑर्डर निकालना, ये वाली वीडियो ठीक लगे तो आप इसे एक बार लाइक कर दीजिएगा और अगर आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर कर दे चैनल को।